हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपका मैथ पेडागोजी की दूसरी क्लास लेकर उपस्थित हैं। कल हमने कुछ प्रमुख कथन पढ़े थे और उसके बाद हमने गणित शिक्षण की 10 विधियों में से 2 विधियां आगमन और निगमन को सीखा था। आइए उसी को कंटिन्यू करते हैं। आज हम 2 विधियां और सीखेंगे, इसके साथ कुछ कथन और कुछ और टॉपिक्स भी क्लियर कर लेंगे। ठीक है, थोड़ी थोड़े करके पढ़ेंगे, इससे हमें अच्छे से याद हो जाए। तो आज की हमारी 2 विधियाँ हैं, एक विश्लेषण विधि और दूसरा संश्लेषण विधि। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए ये विधियां दोनों एक साथ अगर हम समझें तो बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी, हमें समझ में आ जाएंगी। इनको क्या है, ये एक दूसरे के पूर्णतः विपरीत है। ठीक है, विश्लेषण विधि क्या करती है, विश्लेषण विधि इसका मतलब होता है विषय को अंशों में तोड़ना। ठीक है, विषय को अंशों में तोड़ना, और ये होगी अंशों को मिलाना। ठीक है, संश्लेषण मतलब जोड़ना होता है, विश्लेषण मतलब टुकड़े। किसी भी चीज़ का अगर विश्लेषण करते हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों में करते हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा कि विषय को अंशों में तोड़ना और अंशों को मिलाना। अंश मतलब भाग, पार्ट। ठीक है, अच्छा देखो इसको दोनों को एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। बहुत ही आसान एग्जाम्पल है और आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है आपका A/B बराबर C/D और आपको प्रूफ करना है D ब्रैकेट में A+B बराबर B ब्रैकेट में C+D। ये आपको सिद्ध करना है, तो सिद्ध कीजिए। ठीक है, सिद्ध कीजिए। सेम क्वेश्चन अगर यहाँ पे भी हम इसी तरह से दे दें कि दिया है A/B बराबर C/D और सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करना है D A+B बराबर B C+D। ठीक है, तो ये आपको सिद्ध करना है दोनों में। तो देखते हैं दोनों विधियों से हम इसको कैसे हल करते हैं। तो देखो याद रखना, विश्लेषण में क्या होगा, ये हमें अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाती है। ठीक है, और ये उल्टा करेगी, ये आपको ज्ञात से अज्ञात की ओर। अब देखो हल कैसे करना है इनको, बहुत ही आसानी तरीके से हम इसको हल कर लेंगे। तो पहले देखो ज्ञात, अब इसमें देखो इन दोनों चीज़ों में ज्ञात क्या है हमें, ये जो गिवन है, अज्ञात क्या है, ये पूछा क्या है। ठीक है, और इसमें भी ये ज्ञात ये है, अज्ञात ये है। यहाँ विश्लेषण विधि से अगर हम करें तो हमको क्या करना पड़ेगा, लिखा है अज्ञात से ज्ञात की ओर, तो हमें इसे उठाना पड़ेगा और ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, और इसे बोला जाए तो ये उठाकर ये निकालना है आपको, ज्ञात से अज्ञात है। ठीक है, तो पहले यहाँ कर लेते हैं। चलो, अज्ञात से ज्ञात की ओर जाना है भाई, तो उठाओ इसको। तो ये हो जाएगा D A+B ब्रैकेट में B C+D। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका यहाँ डिवाइड लगा दो, इसका यहाँ डिवाइड लगा दो। A+B बटे B बराबर C+D बटे D। ठीक, और हमने इसका लिखा था कि विषय को टुकड़ों में तोड़ता है, तो हम इसको और छोटे टुकड़े कर लेंगे, इसके सरल टुकड़े कर लेंगे। यानी कि इसको B को दोनों में अलग अलग भाग लगा दो। B बटे B बराबर C बटे D प्लस D बटे D। 4 टुकड़े हो गए। आपको पता है B बटे B का मान 1, D बटे D का मान 1। आपका आएगा A बटे B प्लस 1 बराबर C बटे D प्लस 1। दोनों तरफ प्लस 1 है, वो भी हट जाएगा। बचेगा क्या, A बटे B बराबर C बटे D। आपको पता है अनुपात में लिखा हो तो उसे बटे में लिख सकते हैं, यानी बटे में लिखा है तो उसे अनुपात में लिखा जा सकता है, यानी कि A/B बराबर C/D। तो ये आपका आ गया। इस तरह से आपको करना है। हमने क्या किया, अज्ञात उठाया और ज्ञात तक ले गए। ठीक है, इसी क्वेश्चन को अब देखिए इसी क्वेश्चन को संश्लेषण विधि से कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ लिखा है ज्ञात से अज्ञात की ओर, तो ज्ञात वाली वस्तु उठाओ, A/B बराबर C/D। ठीक है, इसको बटे में लिख लो, A बटे B बराबर C बटे D। अब सीधी बात है, इसमें प्लस लगा है तो इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ +1 जोड़ देंगे। इसका जस्ट उल्टा है ना, तो उल्टा करते आएंगे, क्योंकि हमें देखो क्या लिखा है, अंशों को मिलाना है, छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ना है। ठीक है, संश्लेषण मतलब जोड़ना। तो इसमें क्या करो, इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 1 जोड़ देंगे। ठीक, तो ये फिर इसका हल करेंगे, इसका यहाँ गुणा होगा। ठीक है, A+B बटे B बराबर C+D बटे D। D का यहाँ गुणा और B का यहाँ गुणा, D A+B बराबर B C+D। तो इस तरह से हम समझ लेंगे। ये हो गया हमारा संश्लेषण विधि और ये हो गया विश्लेषण। विश्लेषण में क्या करना है, अज्ञात चीज़ उठानी है और उसे ज्ञात तक ले जाना है, यानी कि जो सिद्ध करने के लिए पूछा गया है, जो सिद्ध करने के लिए पूछा गया वहाँ से शुरू करेंगे और उसको जो दिया है वो निकाल देंगे। ठीक है, और संश्लेषण में क्या है, जो सिद्ध करने को दिया गया वहाँ से उठाएंगे और उसको जो पूछा गया वो निकाल देंगे। ज़्यादातर आप समझो त्रिकोणमिति में होता है ना, ज़्यादातर क्वेश्चन इस तरह के साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे होते, तो इनको कर लिया जाता है। ठीक है,
दिया होता है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ये है तो प्रूव करो ये, तो ज़्यादातर संश्लेषण विधि से करते हैं, जो दिया होता है उसी को सॉल्व करते हैं, उसी में फॉर्मूले लगा के बाद में हम जो पूछा होता है वो कर देते हैं। ठीक है, तो ये था तो समझना कि संश्लेषण और विश्लेषण में क्या अंतर है। तो इसको दो चीज़ें याद रखनी है, ये टुकड़ों में करता है, तोड़ता है, और ये टुकड़ों को जोड़ता है। ये हमें अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाता है और ये ज्ञात से अज्ञात की ओर। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बारे में अब ये थोड़ा और जानते हैं। तो आइए देखते हैं इनके गुण और दोष। ये तो दोनों चीज़ें हमने बता दी थी कि विषय को अंशों में तोड़ता है और अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाता है, और ये अंशों को मिलाता है और ये ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाता है। चलिए गुण देख लेते हैं। विश्लेषण विधि की मनोवैज्ञानिक विधि है, रुचि बढ़ाती है छात्रों में। ठीक है, छात्रों में अन्वेषण होता है, खोज करने की प्रवृत्ति का विकास करते हैं। ठीक है, कि कैसे आपको जो सिद्ध करना है उसी को उठाया, उसको कैसे जो दिया है उसके बराबर निकालेंगे, तो खुद खोज करने की कोशिश करते हैं। फिर इसमें एक नोट है कि रेखागणित ज्यामिति हल करने की सबसे उपयोगी विधि यही है। ठीक है, जो दिया है आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर, जैसे क्वेश्चन दे देते हैं ना इस तरह से कि ये कोण ऐसे, ये कोण इतना है तो ये वाला बताइए, ये तो आपको छोटे छोटे टुकड़े करने होते हैं कि ये और ये, यानी इसका मतलब 180 है तो ये कितना होगा, ये इसके साथ है तो ये कितना होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में हल करना पड़ता है। तो ये विश्लेषण विधि सबसे उपयोगी होती है रेखागणित और ज्यामिति में, सबसे ज़्यादा उपयोगी। ठीक है, इसका दोष क्या है, समय थोड़ा ज़्यादा लगता है और छोटी कक्षाओं में कठिनाई होती है। संश्लेषण विधि, इसके गुण हैं, ये सरल है, सूक्ष्म है और क्रमबद्ध तरीके से की जाती है। ठीक है, पहले ये करना है, फिर डिवाइड, जैसे हमने किया था, पहले इसको इसके नीचे पहुंचाओ, फिर डिवाइड करो, फिर एक जोड़ो, तो इस तरह से। ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट है इसका बहुत ज़्यादा नोट कि मंद बुद्धि बालकों के लिए उपयोगी होती है कौन सी विधि, संश्लेषण विधि। इसके दोष है कि रटने की प्रवृत्ति पर डालता है जोर, अन्वेषण की खोज की कमी होती है। ठीक है, इसीलिए मंद बुद्धि वालों के लिए उपयोगी है। मंद बुद्धि वाले बेचारे खुद खोज नहीं कर पाते, इसीलिए उनके लिए उपयोगी विधि होती है। और अर्जित ज्ञान अस्थायी होता है। क्यों? क्योंकि ये मतलब जब बताया कि खुद खोज नहीं करेंगे, किसी का बताया करेंगे, तो वो थोड़े दिनों के लिए स्थायी होता है, अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो वो चला जाएगा। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, आज ये दो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कुछ और टॉपिक हम इसके साथ क्लियर कर लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो आज के ये कुछ कथन है हमारे, ठीक है, तो इनको हम पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे। सभी छात्रों को प्रथम 10 वर्ष तक गणित अवश्य पढ़ाई जानी चाहिए। तो ये कहा है, कोठारी आयोग बनाया गया था शिक्षा के लिए हमारे देश में। तो उन्होंने कहा था कि चाहे किसी भी प्रकार के छात्र हो, किसी भी विषय का पसंद हो उसको, लेकिन सबको 10 वर्ष तक कम से कम गणित अवश्य पढ़ाई जानी चाहिए। उसके बाद है अगला, गणित सभी विषयों में श्रेष्ठ और उपयोगी है। ये कहा है प्लेटो ने। ठीक है, प्लेटो और सुकरात यूनान के दार्शनिक थे, अगर याद रखेंगे आप। सभी विषयों में श्रेष्ठ और उपयोगी किसने बताया है? प्लेटो ने। और लास्ट है, गणित भौतिक विज्ञान का एक आवश्यक उपकरण है, ये कहा था बॉयलॉट ने। ठीक है, तो आपको 3 है, तो आपस में आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं, तो अब हम चलते हैं गणित की प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक, इनको देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, तो कुछ बहुत ज़्यादा ईजी हैं। जैसे आपका सबसे पहली पुस्तक है आर्यभट्टीय। तो इसके लेखक आपको पता होंगे, आसानी से इनके नाम से ही पता चल गया होगा। इनके गणितज्ञ हैं हमारे आर्यभट्ट, आर्यभट्टीय गणितज्ञ हैं आर्यभट्ट। अब आपको अगली पुस्तक है एलिमेंट, ये इसके लेखक गणितज्ञ हैं यूक्लिड। ठीक है, यूक्लिड आपके यूनान के गणितज्ञ थे। यूक्लिड आपके यूनान के गणितज्ञ थे, जिन्होंने यूक्लिड ज्योमेट्री नाम की मैथ के बारे में लिखा था। इनके पोस्टुलेट वगैरह बहुत ज़्यादा फेमस हैं। ठीक है, अगली है आपकी ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। इनका भी नाम से आप जान सकते हैं, पुस्तक के ही नाम से। ये ब्रह्मगुप्त की लिखी हुई पुस्तक है, ब्रह्मगुप्त। ठीक है, ब्रह्मगुप्त ये भारतीय पुस्तक थे। अगला है आपका गणित सार संग्रह। ये पुस्तक आपकी लिखी है हमारे महावीराचार्य ने। गणित सार संग्रह ये लिखी है आपकी महावीराचार्य ने। अगली पुस्तक है आपकी पाटीगणित नवशतिका त्रिशतिका। तो ये पुस्तक जो है आपकी लिखी है श्रीधराचार्य ने। ठीक है, ये 3 पुस्तकें हैं, एक पुस्तक नहीं है, ये 3 पुस्तकें हैं। आपको पता होगा श्रीधराचार्य ने द्विघात समीकरण हल करने का, किसका? द्विघात समीकरण हल करने का सूत्र निकाला था। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि द्विघात समीकरण हल करने का सूत्र आपको पता होगा, -b + (√b² - 2ac 4ac अपॉन 2a। ये जो है ये श्रीधराचार्य का द्विघात समीकरण सिद्धांत है। ठीक है, तो इसको याद रखना, श्रीधराचार्य ने द्विघात समीकरण की खोज भी की थी और पुस्तकें उनकी 3 थी, पाटीगणित, नवशतिका और त्रिशतिका। ये भी सूत्र आपको याद होना चाहिए। द्विघात समीकरण जो होता है ना,
इस तरह के होते हैं ax², ये नहीं रहने दीजिए, 2x² + 5x + 7, इसको ऐसे हल कर लेते हैं हम बीच वाले टर्म को तोड़कर। लेकिन उन्होंने एक सूत्र बता दिया था कि इससे आप बिना बीच वाले टर्म को तोड़कर आप इसको हल कर सकते हैं, x के 2 मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अगली पुस्तक है आपकी महासिद्धांत। महासिद्धांत तो ये आपकी लिखी थी आर्यभट्ट द्वितीय ने, आर्यभट्ट द्वितीय ने, याद रहेगा। महासिद्धांत आपकी आर्यभट्ट द्वितीय ने लिखी थी, आर्यभट्ट द्वितीय ने। अगली पुस्तक है आपकी सिद्धांत शिरोमणि। सिद्धांत शिरोमणि, सिद्धांत शिरोमणि जो है ये आपके एक छोटी छोटी 4 पुस्तकों का संग्रह है। इसमें है आपका लीलावती, लीलावती, ग्रह गणित, ग्रह गणित, गोलाध्याय और बीज गणित। तो ये 4 पुस्तकें हैं छोटी छोटी जिनका संग्रह है सिद्धांत शिरोमणि। ये आपके भास्कराचार्य द्वितीय ने लिखी हैं, भास्कराचार्य द्वितीय। ये पुस्तक आपकी किसने लिखी? भास्कराचार्य द्वितीय ने। तो इन पुस्तकों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ दो एक पुस्तकें और हैं, इसलिए इसको ऊपर मिटाने जा रहे हैं, तो आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली आपकी पुस्तक है गणित कौमुदी, बहुत पूछी जाती है ये गणित कौमुदी, और ये पुस्तक है नारायण पंडित की। किसकी है? नारायण पंडित। गणित कौमुदी पुस्तक जो है वो नारायण पंडित। अगली पुस्तक है आपकी संख्या सिद्धांत। संख्या सिद्धांत ये हमारे सबसे प्रमुख गणितज्ञ जो हैं श्रीनिवास रामानुजम। तो बहुत इम्पोर्टेंट है संख्या सिद्धांत, और इन्होंने आगमन विधि का प्रयोग भी सिखाया था। आगमन विधि का उपयोग करना भी, सही से उपयोग करना भी इन्होंने ही सिखाया था। आपके लिए क्वेश्चन है, श्रीनिवास रामानुजम बहुत ही प्रमुख गणितज्ञ हैं, हमारे नहीं पूरी दुनिया के, केवल हमारे देश के नहीं पूरी दुनिया के प्रमुख गणितज्ञ हैं। इनका जन्मदिन जो पड़ता है उसी दिन राष्ट्रीय गणित दिवस, राष्ट्रीय नेशनल मैथ्स डे मनाया जाता है। तो आपको कमेंट में बताना है कि इनका बर्थडे कब पड़ता है और राष्ट्रीय मतलब गणित दिवस किस तारीख को पड़ता है। ठीक है, आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन है, गूगल वगैरह करके आप बताएंगे। मैंने बस हिंट दे दिया कि इनके जो बर्थडे है उसी दिन आपका राष्ट्रीय मैथ्स डे या नेशनल मैथ्स डे मनाया जाता है। अगली आपकी है इंडियन जर्नल ऑफ मैथमेटिक्स। ये है प्रोफेसर V.N. प्रसाद, प्रोफेसर V.N. प्रसाद। इनके बारे में एक और पॉइंट प्रसिद्ध है। इन्होंने इलाहाबाद मैथमेटिकल सोसाइटी की स्थापना की। मैथमेटिकल सोसाइटी की स्थापना भी की है। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है अक्सर। तो इतनी आज के लिए पुस्तक और लेखक और जो भी आज पढ़ाया है वो आपको याद कर लेना है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आगे मिलते हैं नेक्स्ट बाकी की विधियों के साथ और कुछ और तथ्यों के साथ पेडागोजी के। तो तब तक के लिए लाइक करें हमारा चैनल, सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको डेली इस तरह के वीडियोस मिलते रहेंगे।